बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की सिलसिले की नई तारीखी वीडियो पेश खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली तारीखी वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। आज की वीडियो का अनवान है जब खुदा ज़मीन पर उतर आया। मिस्र में जहां आज असवान डैम है, 800 साल पहले वहां एक खूनरेज मार्का लड़ा गया था। मोरखों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर की इस लड़ाई का जिक्र किया ही नहीं। अगर किया है तो सिर्फ इतना कि सुल्तान अयूबी का एक जर्नैल बागी हो गया था। काजी बहाउद्दीन शुद्दाद ने अपनी डायरी में इस जर्नैल का नाम भी लिखा है। नाम अलकुंज था, जिसका तलफ़्ज़ अलकुंद है। वो मिस्री मुसलमान था। इसकी मां सूडानी थी। शायद ये सूडानी खून था जिसने उसे सुल्तान अयूबी के खिलाफ बगावत पर उकसाया। उस दौर के वकायनगारों और कातबों की जो गैर मतबूआ तहरीरें मिली हैं, इनसे इस बगावत का पस मंजर खासी हद तक वाज़े हो जाता है। ये 1174 के आखिर और 1175 के अवाइल का अरसा था जब सुल्तान अयूबी मिस्र से गैर हाजिर था। इससे पहले पूरी तफसील से सुनाया जा चुका है कि नूरुद्दीन जंगी मरहूम की वफात के फौरन बाद शाम के हालात इस सूरत में बिगड़ गए थे कि मुफाद परस्त उमरा ने जंगी मरहूम के 11 साला बेटे को सल्तनत की गद्दी पर बैठा दिया और सलीबियों से गठजोड़ करके खुद मुख्तारी के रास्ते पर चल पड़े थे। सल्तनत इस्लामिया टुकड़े टुकड़े होकर सलीबियों के पेट में जा रही थी। सुल्तान अयूबी दमिश्क पहुंचा। थोड़ी सी मारका आई और दमिश्क के शहरियों के तावन से उसने दमिश्क पर कब्जा कर लिया। खलीफा और उसके हवारी उमरा और जर्नैल हलब को भाग गए, जहां उन्होंने सलीबियों से जंगी मदद हासिल की। सलीबियों ने मदद का झांसा देकर मुसलमान फौज को मुसलमान फौज से टकरा दिया। सुल्तान अयूबी ने हमस और हमाद के किले सर कर लिए। हलब के मुहासरे में उसे गैर मुतवक्को मुज़ाहमत का सामना हुआ। इसके साथ ही त्रिपोली के सलीबी हुक्मरान रिमांड ने हमला कर दिया। सुल्तान अयूबी को हलब का मुहासरा उठाकर पीछे आना पड़ा ताकि सलीबी फौज को रास्ते में रोका जा सके। सुल्तान अयूबी के दस्तों की बरक रफ्तारी ने इसकी चाल को कामयाब किया और रिमांड लड़ाई से मुंह फेर गया। मगर यहाँ लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। असल जंग तो यहीं से शुरू हुई थी। सुल्तान अयूबी अलरस्तान सिलसिला को में अपनी फौज को फैलाए हुए था। इसका मुकाबला 3 दुश्मनों के साथ था। एक अल साले और उसके हवारी उमरा की फौज थी, दूसरे सलीबी फौज और तीसरा मौसम। ये जनवरी फरवरी 1175 के दिन थे जब पहाड़ियों की चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी, यक जखड़ चलते थे और वादियां ठठर रही थी। सुल्तान अयूबी वहां इस तरह उलझ गया था जैसे जंजीरों में जकड़ा गया हो। मिस्र के मुतल्लक वो मुतमिन नहीं था। वहां की फौज की कमान वो अपने भाई अल आदल के सुपुर्द करदा आया था। इस फौज में से सुल्तान अयूबी ने कुमक भी मंगवा ली थी। मिस्र पर समंदर की तरफ से सलीबियों का और जनूब से सूडानियों के हमले का खतरा तो था, लेकिन ज्यादा खतरा सलीबियों और सूडानियों की जमीन दोस्त तकरीबकारी का था जो मिस्र में जारी थी। दुश्मन की जासूसी और तकरीबकारी को बहुत हद तक दबाया जा चुका था, मगर यह कहना गलत था कि दुश्मन इस जमीन दोज महाज मैदान से भाग गया है। सुल्तान अयूबी ने इन्हीं खतरों से नवर्तज़मा होने के लिए अपनी इंटेलिजेंस के माहर सरबराह अली बिन सफियान को काहरा में रहने दिया था। उसने अल आदल को भी इस ज़िम्न में बहुत सी हदायत दे दी थी, मगर जो जगह सुल्तान अयूबी की गैर हाजिरी से खाली हो गई थी उसे अल आदल और अली बिन सफियान मिलकर भी पूर्ण नहीं कर सकते थे। मिस्र की सरहदों और साहल की देखभाल के लिए सरहदी दस्तों की चौकियां और उनके पहरे थे। सुल्तान अयूबी ने अल आदल को सरहदों के मुतल्लिक ये हुक्म दे दिया था कि सूडानी सरहद पर जरा सी भी गड़बड़ करें तो शदीद जंगी नौयत की जवाबी कार्रवाई करो और सूडान के अंदर जाकर लड़ो। मगर एक जरूरत ऐसी थी जिसकी तरफ किसी ने भी तवज्जो ना दी थी। ये थी सरहदी दस्तों की बदली। इन दस्तों में बेशतर सिपाही और बाज कमांडर ऐसे थे जो 2 साल से ज्यादा अरसे से सरहद की ड्यूटी पर थे। ये वो सिपाही थे जिन्होंने दुश्मन से मार के लड़े थे, लिहाजा इनके दिलों में दुश्मन के खिलाफ नफरत भरी हुई थी। सूडानियों को तो वो कुछ समझते ही नहीं थे। उनसे पहले जो दस्ते सरहद पर थे वो अच्छे साबित नहीं हुए थे। इनकी मौजूदगी में मिस्र की मंडी से अनाज और दीगर जरूरी अशिया स्मगल होकर सूडान चली जाती थी। सुल्तान अयूबी ने महाज से वापस आकर इन दस्तों को बदल दिया और वो दस्ते भेजे थे जो महाज से आए थे। इन दस्तों ने सरहद पर पहुंचकर ऊधम बपा कर दिया था।
गश्ती पहरे वालों को कोई चीज हिलती नजर आती थी तो उसे जाद बोझते थे। वो तेज रफ्तार थे और उनकी नजरें अकाबी थी। उन्होंने सरहद सही मानों में सरबमर और मुकफ्फल कर दी थी। ये 2-2.5 साल पहले की बात थी। इब्तिदा में इन दस्तों में जोश और जज्बा था और करने को एक काम भी था जो एक मुहिम थी। वो जांफशानी से इसमें मगन रहे। चंद महीनों में ही उन्होंने ये मुहिम सर कर ली और फारग हो गए। ये फरागत उनके जज्बे को दीमक की तरह खाने लगी। सुल्तान अय्यूबी हर पहलू, हर गोशे और हर उनसर पर नजर रखता था, लेकिन सरहदी दस्तों की बदली इतनी मामूली सी बात थी जिस पर वो जाती तवज्जो न दे सका। सरहदी दस्तों का शोबा अलग था जिसका कमांडर सालार जर्नैल के ओहदे का एक फर्द था और ये अलकुंद था। जो उसके फराइज में शामिल था कि वो साल में 3 बार नहीं तो 2 बार सरहदी दस्तों की बदली करता रहता। उसने ये बेहद जरूरी कार्रवाई ना की। इस कोताही के असरात सामने आने लगे। सिपाही एक ही किस्म के माहौल और फजा में और एक ही किस्म की जमीन पर रहते और पहरे देते अकताहट महसूस करने लगे। सूडान खामोश था, स्मगलिंग बंद हो चुकी थी और फरागत और काहली सिपाहियों की नफ्सियात पर तकरीबी असरात डाल रही थी। उनके लिए काम भी नहीं था और उनके लिए तफरीह भी कोई नहीं थी। मौसम में भी कोई तब्दीली नहीं आती थी। रेत का समंदर और रेत के टीले एक ही जैसे थे जैसे सदियों से चले आ रहे थे। आसमान का रंग एक ही जैसा रहता था। इस कैफियत और सिपाहियों की उकताहट का पहला असर ये देखने में आया कि वो गश्ती पहरे पर जाते तो राह जाते मुसाफिरों से ये पूछने की बजाय कि वो कौन है और कहाँ जा रहे हैं और उनके पास क्या है, वो इन्हें रोककर उनसे गपशप लगाते और उनसे इधर उधर की बातें पूछते। ये दिल बहलाने का एक जरिया था। जिन चौकियों की जिम्मेदारी के इलाके में कोई गांव था, सिपाही वहां चले जाते और गपबाजी से दिल बहला आते। सरहद के रखवालों का ये अंदाज मुल्क के लिए खतरनाक था, मगर वो सिपाही थे और उकताए हुए इंसानी फितरत का तकाजा था कि वो कहीं न कहीं से तस्कीन हासिल कर दे। वो आते जाते मुसाफिर थे, वहां आते जाते मुसाफिर थे, रात भर के लिए पड़ाव करने वाले काफिले थे या कहीं कोई आबादी गांव। वो हर किसी के साथ घुल मिल गए। मिस्र के सरहदी लोगों पर उनका जो डर था वो दूर हो गया। उनके कमांडर भी सिपाहियों जैसे इंसान थे। वो भी वक्त गुजारने के और तफरीह के जराए ढूंढने लगे। जब सुल्तान अय्यूबी दमिश्क के लिए रवाना होने लगा तो इतनी अजलत में था कि सरहदों के मुतल्लिक तमाम तर हदायत देने के बावजूद इसके जहन में ना आई कि पुराने दस्तों की बदली के अहकाम भी दे देता। उसे गालबन इत्मीनान होगा कि उनका कमांडर अलकुंद तमाम तर जरूरियात पूरी करता रहता है। सुल्तान अय्यूबी के जाने के बाद अल आदल ने फौजों की कमान ली तो उसने अलकुंद से पूछा कि सरहद पर जो दस्ते हैं वो कब से इस ड्यूटी पर हैं। अलकुंद ने जवाब दिया कि वो बहुत अरसे से वही हैं। क्या सरहद पर मजीद दस्ते भेजने की जरूरत है? अल आदल ने पूछा। और क्या पुराने दस्तों को काहरा बुलाकर नए दस्ते भेजने की जरूरत है? नहीं, अलकुंद ने जवाब दिया। यही वो दस्ते हैं जिन्होंने मुल्क से अनाज, मवेशी और हथियार वगैरह के चोरी छुपे बाहर जाने को रोका था। वो अब सरहद और इर्द गिर्द के इलाकों के आदी हो गए हैं। वो अब दूर से मुश्तबा इंसान की बू सूंघ कर उसे पकड़ लेते हैं। इनकी जगह अगर नए दस्ते भेजे गए तो पुराने दस्तों जैसा तजर्बा हासिल करते इन्हें 1 साल से ज्यादा अरसा चाहिए। हमें ऐसा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। अल आदल इस जवाब से मुतमिन हो गया था। उसे बताने वाला कोई ना था कि यही अलकुंद रात को अपने घर में बैठा कह रहा था, ये सरहदी दस्ते बेकार हो चुके हैं। मेरी ये कोशिश कामयाब है कि मैंने इनकी बदली नहीं होने दी। उन्होंने सरहद के लोगों के साथ गहरे दोस्ताना तल्लुकात पैदा कर लिए हैं। उनकी हालत ये हो गई है कि उनके पेट तो भरे रहते हैं, खाने पीने की इन्हें कोई शिकायत नहीं। मैं उनके लिए जरूरत से ज्यादा खुराक भेजता हूँ, लेकिन उनकी हालत भूखे भेड़ियों की सी हो गई है। कोई काफिला गुजरता है तो वो काफिले वालों की औरतों को मुंह खोल कर देखते रहते हैं। अब हम अपना काम कर सकते हैं। वो जिसके साथ बातें कर रहा था वो कोई सूडानी था जो इसके यहाँ मेहमान के रूम में आया हुआ था। वो सूडान से उसके लिए तोहफे लाया था और इन तोहफों के साथ एक पैगाम भी था। उसने अलकुंद को बताया था कि सूडानी तैयार हैं, मगर नफरी अभी इतनी ज्यादा नहीं हुई। यह आदमी पैगाम लेकर आया था कि इस नफरी को किसी तरह मिस्र में दाखिल करके छुपा लिया जाए। इसके लिए पहली मुश्किल ये थी कि इन्हें सरहद पार किस तरह कराई जाए। इसी के जवाब में अलकुंद ने कहा था कि मिस्र के सरहदी दस्ते बेकार हो चुके हैं। अलकुंद उन चंद एक सलारों में से था जिन पर सुल्तान अय्यूबी को भरोसा था। अलकुंद ने कभी शक भी नहीं होने दिया था कि वो मिस्र की अमारत का वफादार नहीं। अली बिन सफियान तक को उसने धोखे में रखा हुआ था। इसका ये कारनामा कि इसने 2-2.5 साल पहले स्मगलिंग रोक दी और सरहदें सरबोमहर कर दी थी, उसे बहुत फायदा दे रहा था।
कोई भी न जान सका कि वो सरहदों का भेदी बन चुका है। अब सुल्तान यूबी मिस्र से चला गया तो अलकुंद ने अल आदल को यकीन दिलाया कि वो सूडान की तरफ से बेफिक्र हो जाए। सूडान का कोई परिंदा भी मिस्र में दाखिल नहीं हो सकता। ऐसा ही यकीन वो अली बिन सफियान को भी दिलाता रहा और सूडान में हबशियों की एक फौज मिस्र पर इस अंदाज से हमला करने के लिए तैयार होती रही कि हबशी छोटी छोटी टोलियों में मिस्र में दाखिल होंगे, चोरी छुपे कहरा के करीब जाएंगे और एक रात हमला करके रात ही रात मिस्र की इमारत को कब्जे में ले लेंगे। दरियाए नील सूडान से गुजरता मिस्र में दाखिल होता है। आगे मिस्र के इलाके में एक वसी झील की सूरत इख्तियार कर लेता है। इसके आगे ऐसे इलाके में दाखिल होता है जो पहाड़ी है। उससे आगे आबशार की तरह गिरता है। इसके करीब असवान है। सुल्तान यूबी के दौर में असवान के गिरदोनवा की जुग्राफियाई कैफियत कुछ और थी। दूर दूर तक चट्टानें और पहाड़ियां थी। इन पर फिरौनों की खुसूसी नजर करम रही थी। उन्होंने पहाड़ों को तराश तराश कर बुत बनाए थे। इनमें सबसे बड़े बुत अबू संबल के थे। बाद चट्टानों की चोटियां तराश कर किसी मोहब्बत के गुंबद की शक्ल की या किसी फिरौन का चेहरा बना दी गई थी। पहाड़ियों के दामन में गारें बनाई गई थी जो अंदर से वसीओ रीज थी। कुछ ऐसी थी जिनके अंदर कमरे, सुरंगों जैसे रास्ते और बोलबलियां सी बना दी गई थी। कुछ कहा नहीं जा सकता कि फिरौनों ने ये पुरस्कार सी दुनिया क्यों बात की थी। ये बुत तराशते और गारें खोदकर अंदर कमरे वगैरह बनाते 3 नस्लें खत्म हो गई होंगी। फिरौन उस दौर के खुदा थे। राया का काम सिर्फ ये था कि उनके आगे सजदे करे और उनका हर हुक्म बजा लाए। ये पहाड़ इसी मजलूम और फाका को शराया से कटवाए गए थे। आज वहां कोई बुत नहीं, कोई गार नहीं, कोई पहाड़ नहीं। वहां असवान डैम की मील हा मील वसी झील है। इस डैम की तामीर से पहले अबू संबल के इतने बड़े बड़े बुत जो बजाय खुद पहाड़ थे मशीनरी से वहां से उठाए गए और फिरौनों के दौर की यादगारों के तौर पर कहीं महफूज कर दिए गए। डायनामेट से पहाड़ों को रेजा रेजा करके जमीन बोझ कर दिया गया था। अगर फिरौन इंसान के हाथों पहाड़ों को यूं उड़ता और जमीन से मिलता देखते तो खुदाई के दावे से दस्तबरदार हो जाते। सुल्तान यूबी के दौर में इस इलाके के खद्दोख्वाल कुछ और थे। इन पहाड़ों की वादियों और गारों में सारी दुनिया की फौज को छुपाया जा सकता था। सुल्तान यूबी ने जाती तौर पर सरहद के इस इलाके पर ज्यादा तवज्जो दी थी जहां से दरियाई नील मिस्र में दाखिल होता था। सूडानी कश्तियों के जरिए मिस्र में दाखिल हो सकते थे। इस दरियाई रास्ते पर नजर रखने के लिए एक चौकी कायम की गई थी जो दरिया से दूर थी। चौकी से दरिया नजर नहीं आता था और दरिया से चौकी नजर नहीं आती थी। ये फासला दानिस्ता रखा गया था ताकि दरिया से चोरी छुपे गुजरने वाले इस खुश फहमी में मुब्तला रहें कि इन्हें देखने और पकड़ने वाला कोई नहीं। दरिया पर गश्ती पहरे के जरिए नजर रखी जाती थी। 2 घुड़सवार हर वक्त गश्त पर रहते थे और इनकी ड्यूटी बदलती रहती थी। मिस्र से सुल्तान यूबी की गैर हाजिरी के दिनों का वाकया है कि दिन के वक्त दरिया की देखभाल वाली सरहदी चौकी के 2 घुड़सवार गश्त पर निकले और मामूल के मुताबिक दूर तक निकल गए। एक जगह दरिया के किनारे सब्जाजार था, सायादार दरख्त थे और ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी। गश्त वाले संतरी इस जगह आकर आराम किया करते थे। एक अरसा से उन्होंने किसी सूडानी को दरिया से आते नहीं देखा था। इब्तिदा में उन्होंने बहुत से आदमी पकड़े थे जिनमें बाज तकरीबकार और जासूस थे। इसके बाद यह दरियाई रास्ता वीरान हो गया था। अब संतरी सिर्फ ड्यूटी पूरी करने आते और चौकी की नजरों से ओझल होकर बैठ जाते। इन 2 सवारों का भी यही मामूल था। इस मामूल से अब वो तंग आ गए थे। दरिया के किनारे इतनी सब्ज जगह भी इन्हें अच्छी नहीं लगती थी। हर रोज दरिया को देख देख कर वो इसके हुस्न से उता गए थे। यहाँ इन्हें बाहर की दुनिया की अगर कोई चीज नजर आती भी थी तो वो सहराई लूमड़ी थी जो दरिया से पानी पीती और संतरियों को देखकर भाग जाती थी। या माहीगिरों की एक आध कश्ती नजर आती थी। वो माहीगिरों से पूछते कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। फिर उन्होंने ये पूछना भी छोड़ दिया था और इसके बाद माहीगिरों ने भी वहां जाना छोड़ दिया था। उस रोज वो संतरी गश्त के इलाके में गए तो वो उकताई हुई सी बातें कर रहे थे जिनका लुबेलबाब ये था कि इनके साथी काहरा, सिकंदरिया और दूसरे शहरों में ऐश कर रहे हैं और वो इस जंगल बियाबान में पड़े हैं। इनको रबो लहजे में एहतजाज था और बेतमनानी भी थी। वो इस सरसब्ज जगह से कुछ दूर थे तो उन्होंने वहां 4-5 ऊंट बंदे नजर आए। 8-10 आदमी बैठे हुए थे और 4 आदमी दरिया में नहा रहे थे। दोनों सवार आगे चले गए मगर रुक गए। वो कोई इंसान नहीं हो सकते थे। इन्हें जिस चीज ने हैरत से ज्यादा खौफ में मुबतला कर दिया वो ये थी कि दरिया में 4 आदमी नहीं बल्कि 4 जवान लड़कियां नहा रही थी। उन्होंने सतर बारीक कपड़ों से ढांपे हुए थे। वो दरिया में इस जगह डुबकियां लगा रही थी जहां पानी इनकी कमर तक था।
इनके जिस्मों के रंग मिस्रियों की निस्बत ज्यादा सुथरे और जाज़ब थे। वो कहके लगा रही थी। घोड़सवार रेस समझ कर डर गए कि ये जल परियां हैं या आसमान से उतरी हुई परियां या फरौनों की शहजादियों की बदरूहें। वो दोनों रुके रहे और उन्हें देखते रहे। उन्होंने वहीं से वापसी का इरादा कर लिया, लेकिन जो आदमी बैठे हुए थे उन्होंने इनकी तरफ देखा। दो आदमी उठकर उनकी तरफ आए। लड़कियों ने भी इन्हें देख लिया। वो चारों दरिया से निकलकर किनारे की खुश ओट में चली गई। घुड़सवारों का खौफ जरा कम हुआ। वो आखिर फौजी थे। करीब जाकर उन्होंने इन दो आदमियों से पूछा कि वो कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। दोनों आदमियों ने झुककर सलाम किया। वो सहराई लिबास में थे। उन्होंने बताया कि वो काहरा के ताजर हैं, बहुत से सरहदी देहात में माल फरोख्त करके वापस जा रहे हैं। काहरा जाने का ये रास्ता तो नहीं, एक सवार ने कहा। लड़कियों का शौक है कि दरिया के किनारे किनारे जाएंगे। एक ने जवाब दिया, हम अपने काम से फारग हो गए हैं, वापसी की कोई जल्दी नहीं, 2-3 रातें यही क्याम करेंगे। अगर आपको शक हो तो चलकर हमारा सामान देख लें, हमारे पास बहुत सारी रकम है, वो भी देख लें, ताकि आपको यकीन हो जाए कि हम वाकई मिस्र के ताजर हैं। दोनों घुड़सवार उनके साथ चल पड़े और क्याम की जगह पहुंचे तो सब उठ खड़े हुए। सब ने झुककर सलाम किया, फिर दोनों के साथ मुसाफा किया। एक आदमी ने पूछा कि वो इनका सामान खोलकर देखेंगे। घुड़सवार संतरी घोड़ों से उतर चुके थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि वो सामान नहीं देखेंगे। एक आदमी ने सुल्तान यूबी की फौज की तारीफें शुरू कर दी। फिर उन्होंने इन दोनों की जवानी, दिलेरी और फर्ज की तारीफें की। उन्होंने ऐसी कोई बात न की जिससे इन दोनों को कोई शक होता। इस दौरान चारों लड़कियां कपड़े पहनकर और बाल झाड़कर आ गई थी, लेकिन वो शर्माई सी परे हटकर खड़ी रहीं। इस वराने में इन सिपाहियों ने 2-2.5 साल बाद बाहर के चंद आदमियों की महफिल देखी और इन्हें औरत जात नजर आई। इन लड़कियों में उन्होंने औरत का हर एक रूप देखा, माँ, बहन, बीवी, और वो औरत भी जो माँ होती है, ना बहन ना बीवी। दोनों की नजरें इन लड़कियों ने गिरफ्तार कर ली। लड़कियां इन्हें देख देखकर शर्माती और मुंह छुपाकर मुस्कुराती थी। इनके शर्मो हिजाब से पता चलता था कि ये सब अच्छे खानदान के लोग हैं। ये दोनों सरहदी सिपाही इन आदमियों की बातों और खुसूसन लड़कियों में ऐसे महव हुए कि अपनी ड्यूटी भूल गए। सर्दी इलाके में इतनी मुद्दत से पड़े रहने और फारग होने के जो बुरे असरात थे, वो बड़ी खतरनाक नफसियाती तशंगी बनकर उन पर गालिब आ गए। एक आदमी दरिया के किनारे बर्छी लिए खड़ा मछलियां पकड़ रहा था। वो पानी पर दाने से फेंकता था, मछलियां ऊपर आ जाती थी। वो ऊपर से बर्छी मारता तो एक मछली बर्छी की अन्नी में प्रोई हुई बाहर आ जाती। वो बहुत सी मछलियां पकड़ चुका था। किसी ने लड़कियों से कहा कि वो मछलियां भूनें। चारों लड़कियां दौड़ गईं। उन्होंने आग जलाई और मछलियों को काट कर आग पर रख दिया। इसके साथ ही आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।